कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। कृपा बरसाए रखना, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। पंछी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचा चाहे रखना है, साए रखना। महारानी, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे यारों? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। सारे बच्चे फटाफट से बता दो क्या मेरी ऑडियो परफेक्ट आ रही है जी? माजा 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 माजा। इन श्वासों
की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है। हाँ जी, के हाल चाल मेरे यारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों। ओहो हो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया जी, मस्त मौज बहार। तो फाइनली आज हम इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जी। ठीक है, जीएसटी के ऊपर टोटल मिला के 17 लेक्चर हमने लगाए हैं, मतलब 17 से 19 घंटे के अराउंड हमने लगाए हैं। उसमें काफी सारे जीएसटी के हमने प्रैक्टिस किए, ठीक है ना, काफी सारे जीएसटी के हमने प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हमने की। तो मतलब जितना हमसे हो सकता था तो जीएसटी के अंदर पूरे एफर्ट्स हमने लगाए हैं। ठीक है जी। सर जी इंडिया टेस्ट मैं जीत गई, तो सीखो ना उससे कुछ, सीखते ही तो नहीं हो तुम। इंडिया टेस्ट में जीत गई तो देखा कहां से जीती है। आपको इसे क्या सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी आपको। अगर दुनिया तुम्हें कह रही है कि ये तो हार गए, आधे लोगों ने मैच बंद कर दिए थे कि अब क्या जीतेगी टीम इंडिया, वहां से बाउंस बैक किया है। ठीक है ना, ये नहीं यस 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 टीम इंडिया जीत गई, यस टीम इंडिया जीत गई। बेटे उससे कुछ सीखना भी होता है। ठीक है ना, जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो तुम भी ऐसे ही करो कि यस, मतलब लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो, और जब तुम जीत जाओ तो जीतने का मजा तो वो है ना कि लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, लोगों ने तुम्हारी तरफ देखना ही बंद कर दिया और तुम फिर जीत जाओ, फिर है मजा तो भाई साहब। ऐसा करो ना बाउंस बैक, ये थोड़ा कि यस करके बस बैठ गए। आप देख रहे हो मतलब कहां 35 रन चाहिए थे सिर्फ यार, 35 रन, 4 विकेटें थी भाई साहब, हिम्मत नहीं हारी किसी ने भी, फोड़ दिया उनको 57 मिनट के अंदर ही। तो ये डेडिकेशन लेवल होती है, ये एनर्जी लेवल होती है, तुम्हें सीखना चाहिए उससे कुछ, ना लायकों। हाँ ठीक है ना, तो आज के मैच से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, खुशी अच्छी बात है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब आज हम इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स की स्टार्टिंग जो हम करने जा रहे हैं, आपको मैंने कहा था 2 चैप्टर। हेलो भाई साहब, ओए 2 चैप्टर आज मैं आपको मैंने कहा था, एक तो मैंने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है, और एक मैंने कहा था रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है। तो ये 2 चैप्टर आपको मैंने कहा था कि आपको रिवीजन करके आनी है, तो उसके क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का है, और इस बार की आरटीपी में है। सर आपकी आवाज इतनी अच्छी क्यों है? ये तो पहला बच्चा मिला मेरे को मेरे 33 साल के अंदर जो कह रहा है कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है। कमाल है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने मेरी आवाज को अच्छा कहा, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, एक तो वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा आरटीपी भी ना हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज, बात समझ रहे हो। जैसे मान लो आज आपको मैंने दिया बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस, अब इस बार की आरटीपी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसके इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ये वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर के, उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश करेंगे क्वेश्चंस आज हमें कंप्लीट करने हैं। मैं अगले चैप्टर का टारगेट तुम्हें अभी दे देता हूं जी, अगले चैप्टर का टारगेट मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, जो आपने अभी से रिवाइज करना है। अगला चैप्टर जो आपने रिवाइज करना है, आप चैप्टर जो रिवाइज करके आएंगे वो सैलरी का रिवाइज करके आएंगे जी। ठीक है, सैलरी प्लस में हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों की रिवीजन अपनी चालू कर दो। इन दोनों चैप्टर के बाद जो अगले चैप्टर होंगे वो हमारे सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के होंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब अगर आज ये चैप्टर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद जो 2 चैप्टर होंगे वो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के होंगे, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। ठीक है, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जी, क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेना, बाकी फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा मजा तुम्हें जीएसटी के अंदर आया, सेम मजा या उससे ज्यादा मजा तुम्हें इनकम टैक्स के अंदर आएगा जी। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और कुछ नहीं करना हमें। आओ जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है मिस्टर वरुण, यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर वरुण की बात हो रही है। मिस्टर वरुण जो है एक इंडियन सिटीजन है। पहले मेरे को सारे बच्चे बोल दो मिस्टर वरुण क्या है, इंडिविजुअल है। तो एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, एंगेज इन कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। उसका कंसल्टेंसी का बिजनेस जो है वो इंडिया में है, ठीक है जी, उसके कंसल्टेंसी का बिजनेस जो है वो इंडिया में है। फिर वो कह रहे हैं ही शिफ्टेड टू दुबई इन द ईयर 2019 टू एक्सपेंड हिज कंसल्टेंसी बिजनेस ओवरसीज। मतलब 2019 में वो दुबई शिफ्ट हो गया, 2019 में वो दुबई शिफ्ट हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाहर वो सेटल्ड हो गया? बिल्कुल सेटल्ड हो गया, बट उसका बिजनेस जो है वो दुबई में है। वो इस बिजनेस को बाहर भी करना चाहता है, इसलिए 2019 में वो दुबई शिफ्ट हो गया इसको बाहर एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है जी। वो कह रहे ही विजिट इंडिया एवरी ईयर, वो हर साल इंडिया में विजिट करता है टू सुपरवाइज हिज ऑफिस इन दिल्ली। उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में, उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में। हिज स्टे इन इंडिया फॉर करंट एज वेल एज पास्ट ईयर इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं जी। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दो। पहली बात तो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? आंसर बोल दो फटाफट से, ये नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है? तो पहली बात तो स्पेशल केस है। अच्छा याद है किसी को टोटल कितने स्पेशल केस थे जी? याद है किसी को टोटल कितने स्पेशल केस थे? 5 स्पेशल केस आपके निकल के आते थे, जिसके अंदर 2 केस मैंने कहा था अलग है, 2 केस मैंने कहा था अलग है, 1 केस मैंने कहा था अलग है। 2 केस कौन से केस हैं? 2 केस हैं इंडिया से बाहर जाने वाले, 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले। 1 केस ऐसा था जो ना तो बाहर जाने वाला था ना वो इंडिया में आने वाला था, वो डीम्ड रेजिडेंट वाला केस था। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इन 5 में से ये वाला क्वेश्चन जो है वो इन दोनों में कवर नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। वो इन दोनों में कवर नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। वो इसमें कवर हो सकता है, वो इसमें कवर हो सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अब इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। अब यहां पे हमें उसकी टोटल इनकम चेक करनी पड़ेगी। अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है तो फिर तो ये रेजिडेंट तब बनेगा अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, फिर या तो 182 या 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होगा, तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर मैं डीएम रेजिडेंट की बात करता हूं, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इसकी टोटल इनकम अगर फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तब वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगा, नहीं तो कवर नहीं होगा जी। आप एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दो जी, ये बात तो क्लियर है। लेफ्ट इंडिया वाले केस हमें चेक नहीं करने, विजिट वाला केस हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें इसकी इनकम देखनी पड़ेगी कि इसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। आओ जी अब एक बार सारे बच्चे देखो यहां पे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही अर्न द फॉलोइंग इनकम। ये फॉलोइंग इनकम कमा रहा है। पहला, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। तो क्या ये 15 लाख की इनकम का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 10 लाख रुपए की इनकम ही होगी। फिर वो कह रहे हैं इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई 4 लाख रुपए। अब यहां पे तुम गलती करोगे, यहां पे तुम गलती करोगे, सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल देना उसने जो इनकम कमाई है वो बाहर कमाई है। बट याद है एक बात आपको मैंने बताई थी कि अगर आपने इनकम बाहर कमाई और उस इनकम का बिजनेस या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, या अगर उसका, याद है, हेलो भाई साहब, ओए इधर इधर सुनो, इधर याद करो आपको मैंने क्या कहा था। अगर इनकम बाहर कमाई है बट उसका बिजनेस या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो उस इनकम को भी इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई। आपने कमाई बाहर है, आपने कमाई बाहर है, बट एक बात मेरे को बताओ, यहां पर एक लाइन हमने पढ़ी थी कि एंगेज इन कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। तो उसका ये कंसल्टेंसी बिजनेस जो है उसका प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप है। तो अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, उसका ऑफिस जो है वो इंडिया में है, तो सिंपल सी बात है वो इनकम को भी इंडिया में कमाया मानेंगे। तो ये 4 लाख रुपए की इनकम भी 15 लाख की इनकम में आएगी। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन केरला, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाई है, एग्जम्प्ट है, क्रॉस कर दो।
डिविडेंड इनकम कमाई इंडियन कंपनी से रिसीव इन दुबई कितनी है जी? 50,000 रुपए की इनकम आ रही है। अब डिविडेंड इनकम कमाई है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वो कितनी है? 50,000। अब अगर है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इन अबव शेयर 15,000। याद कर लो अदर सोर्स का चैप्टर। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो, याद कर लो अदर सोर्स का चैप्टर। याद है अदर सोर्स का चैप्टर कि डिविडेंड की इनकम पूरी टैक्सेबल करते हैं, कोई खर्चा माइनस नहीं करते, बट इंटरेस्ट वाली डिडक्शन मिल जाती है। अब इंटरेस्ट वाली डिडक्शन कितनी मिलती है? जितना डिविडेंड मिला उसका 20%, मतलब जितना आपको डिविडेंड मिला उसका 20%, ठीक है। या फिर जो आपका एक्चुअल खर्चा हो रहा है उसमें से विच एवर इज लेस, ये तो था ना, जितना भी डिविडेंड मिला उसका 20%, या आपने जो एक्चुअल खर्चा किया विच एवर इज लेस। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, डिविडेंड कितना मिला? 50,000, इसका 20 कितना हो गया? 10,000। एक्चुअल खर्चा कितना है? 15,000, लेस कितना है? 10,000। तो 10,000 पे ये खर्चा डिडक्शन मिल जाएगी। तो 50 में से 10,000 पे माइनस कर दोगे तो 40,000 रुपए की नेट आपकी डिविडेंड की इनकम निकल के आएगी। तो मेरे को बताओ कितना हो गया? 10 लाख और 4 14 लाख, 14 लाख और ये 14,40,000 रुपए यहाँ पे इनकम आ रही है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर 14,40,000 पे आ रही है तो 15 लाख तक है। अब अगर 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। और वो डीम्ड रेजिडेंट वाला केस भी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम्ड रेजिडेंट वाला केस लगता ही तब है जब उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। तो ये तो हर केस में एनआर बनेगा जी। ये तो हर केस में क्या बनेगा? ये हर केस में नॉन रेजिडेंट बनेगा। ये किसी भी केस में रेजिडेंट बन ही नहीं सकता। अब पता क्यों नहीं बन सकता? चेक करो, 24-25 में 100 दिन रहा है। अब अगर 24-25 में 100 दिन रहा है तो भैया 182 डेज से कम है तो वैसे वो एनआर हो गया। 120 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, वो 15 लाख के बाद चेक करते हैं। डीम्ड रेजिडेंट ये बन नहीं सकता क्योंकि वो भी 15 लाख के बाद चेक करते हैं। अब इसकी इनकम भी 15 लाख तक है तो ये हर केस में क्या बनेगा जी? हाँ जी, हर केस में क्या बनेगा? हर केस में एनआर वाली कैटेगरी में कवर होगा। सॉरी, तो ये पर्सन जो है हर केस में एनआर वाली कैटेगरी में आएगा। अब अगर हर केस में एनआर वाली कैटेगरी में कवर होगा तो एनआर के बेस पे इसकी इनकम निकालनी है। अब उसने मुझसे पूछा क्या है? कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मिस्टर वरुण रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। अगर वो दुबई में टैक्स पे करने का लाइबल नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनआर वाली कैटेगरी में ही आएगा। वो किसी भी केस में देख लो एनआर ही बनेगा, वो आरओआर आरएनओआर बन ही नहीं सकता। उसके बाद अब वो कह रहे हैं आप उसकी टोटल इनकम निकाल दो। इफ ही ओप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स, इसने नॉर्मल स्कीम लिया, उसकी टोटल इनकम निकाल दो। अब एनआर के बेस पे उसकी इनकम कितनी आएगी बताओ जी? अब एनआर के बेस पे उसकी इनकम जो आएगी ये 10 लाख रुपए एनआर की इनकम में आएंगे जी। ये 10 लाख रुपए एनआर की इनकम में आएंगे, हाँ बोल दो हाँ। ये 10 लाख रुपए एनआर की इनकम में आएंगे। अच्छा, क्या ये 4 लाख रुपए एनआर की इनकम में आएंगे नहीं आएंगे? बस ये बता दो जी। प्रणव अदर सोर्स के अंदर मेरे बच्चे ये था ना कि जब भी आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड में कोई खर्चा माइनस नहीं करते, बस इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस करते हैं। कितना? जितना भी डिविडेंड मिला उसका 20% या जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे करोगे विच एवर इज लेस। अब डिविडेंड कितना मिला? 50,000, उसका 20 कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 और 15,000 लेस क्या बनेगा? 10,000 पे। हाँ जी, सारे बच्चे बोल दो क्या ये 4 लाख रुपए एनआर वाले केस में आएगी? आंसर इज नो, नहीं आएगी। अब रीजन बोलो क्यों नहीं आएगी? रीजन बोलो क्यों नहीं आएगी? एनआर के हाथ में वो इनकम नहीं आती जो बाहर कमाई है और बाहर ही रिसीव की है। बच्चा कह रहा है सर कंट्रोल तो इंडिया में है, प्रोफेशन तो इंडिया में सेटअप है। बिल्कुल सेटअप है, बट वो जो कंट्रोल और प्रोफेशन वाला पॉइंट है ना वो एनआर में चेक करते हैं, वो एनआर में नहीं करते। याद आ रहा है? वो पॉइंट जो है हम एनआर में चेक करते हैं, एनआर में नहीं करते। एनआर के हाथ में तो सिर्फ 2 ही इनकम आती हैं, या तो इंडिया में कमाओ या इंडिया में रिसीव करो। कोई इनकम बाहर कमाई बाहर रिसीव की, उसका कनेक्शन अगर इंडिया से है, मतलब कंट्रोल अगर इंडिया में है तो उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं होती। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम क्रॉस करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम तो यहाँ पे वैसे ही नहीं आनी। उसके बाद डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी ये आएगा जी। तो ये आपका 40,000 रुपए की इनकम यहाँ पे निकल के आएगी क्योंकि इंडियन कंपनी वाला है
तो 10,40,000 रुपए की इनकम निकल के आ रही है। एक बार चेक करना, आपकी इनकम जो यहां पे निकल के आएगी 10,40,000 रुपए आएगी। ठीक है जी, 10,40,000 रुपए की इनकम निकल के आएगी। तो ये अगर एनआर है तो एनआर के हाथ में इनकम की टैक्सेबिलिटी जो है वो 10,40,000 रुपए है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1040 बनेगा जी। बताओ सर, नोट पेड एवरीवेयर other than India, then it is considered deemed in India and consider RNOR। बेटे वो डिपेंड करता है ना वो रेजिडेंट किस वजह से बना, ऐसे थोड़ा RNOR बन जाएगा। RNOR या ROR तो डिपेंड करता है कि वो रेजिडेंट किस वजह से बना है। अगर वो रेजिडेंट स्पेशल कंडीशन 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से बना है या वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशन की वजह से बना है तब वो RNOR बनेगा, नहीं तो ROR चेक करना पड़ेगा हमें जी। हाँ जी, फटाफट से बताओ जी, बोलो 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 बोलो, फटाफट से बताओ। लॉक कर, इसको लॉक कर दे जी, पक्का पक्का। क्या इसको पैक कर सकते हैं? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इस बार की आरटीपी में दिया हुआ था, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में थोड़ी बहुत फिगर विगर चेंज करके आपके एग्जाम में बन सकते हैं जी। ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर दें? फटाफट से बोल दो, पैक कर दूं ना इसको। अब इसकी मैं नोटिंग में तुम्हें कराऊंगा, इसकी प्रेजेंटेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको विद प्रेजेंटेशन तुम्हें कैसे लिख के आना है। अगर एक क्वेश्चन 6 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में बन जाए या 5 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में बन जाए, जो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर जो बनेगा वो 6 नंबर का बनेगा, क्योंकि 3 नंबर का वो ये पार्ट पूछेंगे कि बताओ भाई वो रेजिडेंट बनेगा नॉन रेजिडेंट बनेगा। फिर 3 नंबर का वो ये पूछेंगे कि वो जो भी बनेगा उसके बेस पे उसकी इनकम कितनी आएगी। या हो सकता है कि वो 3 और 2 नंबर का बन जाए। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया जी, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, पहले इसकी प्रेजेंटेशन करवा दूं, पहले आपको लिखवा दूं, ये लिखना कैसे है जी। चलो आओ जी, फिर एक बार ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। आओ इस क्वेश्चन को लिख के देखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। लिखो री, इस क्वेश्चन को लिख के देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो किस तरह से आप लिख के आओगे जी। लिखो यहां पे जी, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में से पक्का पक्का क्वेश्चन बनना ही है, आप ये मान के चलो जी। तो पहले तो यहां पे लिखो लीगल प्रोविजन, वही सेम जैसे हम जीएसटी में लिखते थे, रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब लिखो यहां पे जी, सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सेक्शन 6(1) में आपको बेसिक कंडीशन दी है रेजिडेंशियल स्टेटस के इंडिविजुअल की। अब यहां पे लिखो जी, पहले तो वो कंडीशन लिखनी है। एन इंडिविजुअल मींस said to be resident in India if पहला he is in India for 182 days or more। अब जो मैं प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूं ना, ये रेजिडेंशियल स्टेटस के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में काम आएगी जहां भी तुम्हें स्टेटस निकालना होगा। तो उसको दिमाग में सेट कर लेना कि जो भी प्रेजेंटेशन करनी है रेजिडेंशियल स्टेटस में वो इसी तरह से करनी है। तो ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर या सेकंड कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर 60 days or more in the relevant previous year and 365 days
or more in for immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. Exception for Indian citizen visit in India. Exception for Indian citizen visit in India. For an Indian citizen. For an Indian citizen visit in India. The limit of 60 days. Limit of 60 days has been substitute with 182 days. Has been substitute with 182 days. ठीक है जी. Has been substitute with 182 days. अब यहां पे लिखो जी. If such individual total income other than foreign source income up to 15 lakh. If such individual total income other than foreign source income up to 15 lakh, he is a resident in India only if his total stay in relevant previous year 182 days or more. 182 days or if such individual total income other than foreign source income more than 15 lakh. अगर उनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, ही इज इन इंडिया फॉर 182 days or more in relevant previous year, और यहां पे सेकंड कंडीशन आएगा, और he is in India for 120 days or more in relevant previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. ठीक है जी. इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे. फिर यहां पे लिखो स्पेशल केस सेक्शन 6(1) कैपिटल ए डीम्ड रेजिडेंट. सेक्शन 6(1) कैपिटल ए डीम्ड रेजिडेंट. अब यहां पे लिखो जी an Indian citizen having total income other than foreign source income more than 15 lakh, more than 15 lakh, and he is
not liable to pay tax in any other country. He is not liable to pay tax in any other country, then he shall be deemed to be resident in India. He shall be deemed to be resident in India जी. ठीक है जी. अब यहां पे लिखो जी, in given question, in given question Mr. Varun is an Indian citizen who visit in India for 100 days during the previous year 24-25. अब यहां पे even if total income up to 15 lakh or more than 15 lakh, he will be non-resident for previous year 24-25. वो नॉन रेजिडेंट रहेगा जी. ठीक है जी, वो नॉन रेजिडेंट रहेगा प्रीवियस ईयर 24-25 में जी. सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, deemed resident also not apply since his total income other than foreign source income up to 15 lakh. उसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के वो 15 लाख तक है. Therefore, Mr. Varun is a non-resident for previous year 24-25. ये उसका आंसर आएगा जी. ये पूरा प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा आपके एग्जाम में. जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन बनेगा, स्पेशल केस वाला, मतलब पहले बेसिक कंडीशन लिखोगे, फिर स्पेशल केस के बारे में बताओगे, फिर स्पेशल कंडीशन लिखोगे, देन उसके बेस पे आंसर दोगे कि वो रेजिडेंट बनेगा नॉन रेजिडेंट बनेगा. अब इसके बेस पे हम इसकी टोटल इनकम निकालेंगे जी. तो लिखो यहां पे जी, कंप्यूटेशन. अच्छा यहां पे लिखो पहले एक बार, एक पॉइंट और लिख लो यहां पे जी. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम other than foreign source income up to 15 lakh or more than 15 lakh. अब इसको तुम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो जी. इसको तुम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो. इसको तुम वर्किंग नोट में दिखाओगे जी कि 15 लाख की इनकम अपने निकाली कैसे है. सर ये थोड़ा ज्यादा नहीं है बेटे, इतना ही लिखना पड़ेगा. आप अगर अपनी आईटीपी भी देखोगे ना, उसके अंदर भी इतना एक्सप्लेन किया हुआ है. 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, 6 नंबर पूरे लेने हैं ना, तो 6 नंबर में इतना लिखना पड़ेगा. आपको पूरी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी. इवन 15 लाख की कैलकुलेशन भी दिखानी पड़ेगी, जो मैं दिखा रहा हूं आपको. यहां पे आप टेबल बनाओगे जी, पर्टिकुलर, और यहां पे आपका आएगा रुपीज जी. ठीक है जी. अब यहां पे देख लो जी, सबसे पहला पॉइंट उसने यहां पर क्या बोला था जी. इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, इस क्वेश्चन में आपने जो इनकम निकाली है, तो सबसे पहला वो निकल के आ रहा है इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया.
कितनी है जी? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए आ गया जी। सेकंड क्या निकल के आ रहा है? इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन आउटसाइड इंडिया बट प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये क्या है जी? 4 लाख रुपए जी। ये क्या है? 4 लाख रुपए। तीसरा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन केरला। ये तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। यहां पे कुछ भी नहीं आएगा जी। ठीक है जी, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी नेट 40,000 रुपए। अब ये 40,000 रुपए नेट कैसे आया है ये भी आपको बताना पड़ेगा जी। यहां पे डिविडेंड 50,000 माइनस में डिडक्शन 20% ऑफ 50,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, तो यहां पे आएगा 10,000। तो यहां पे नेट जो है वो आपका 40,000 यहां पे आ रहा है जी। ठीक है, अब आपका टोटल कितना आ गया जी? अगर मैं यहां पे चेक करता हूं, टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 14,40,000 रुपए। दैट इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। ये निकल के आ गया जी। ठीक है, अब जाके एक प्रेजेंटेशन का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब यहां पे सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा कि एनआर है तो एनआर की इनकम कितनी आएगी। अब यहां पे लिखो इसका सेकंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वरुण। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वरुण। ठीक है जी, दैट इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। असेसमेंट ईयर 25-26। यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे रुपीस, यहां पे रुपीस। अब यहां पे लिखो जी। अब सबसे पहला यहां पे इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया कितना आ रहा है जी? यहां पे 10 लाख। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस आउटसाइड इंडिया। यहां पे तो नहीं आएगा, एनआर के हाथ में नहीं आएगा जी। सर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया ही इज लाइबल। बेटे क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है मेरे बाबू, मेरा बच्चा, मेरे भिंडी कलर का। क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे ना सब कुछ दिया होता है, जल्दबाजी नहीं करनी ना क्वेश्चन पढ़ने में। ओए हेलो गर्ग साहब, और सुन लो मेरी बात। ये देखो, ये देखो क्वेश्चन का पार्ट है ये। ओ ओके, ठीक है जी, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। लिखो री। अब यहां पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट जी यहां पे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया तो हम क्या ज्यूम करके आएंगे? ऑलवेज तुम्हें दिया होगा जी, ऑलवेज तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में। बट बाई चांस अगर एग्जामिनर देना भूल गया तो फिर तुम दोनों तरीके से बता के आओगे कि अगर अगर वो लाइबल होता तो क्या होता, अगर वो नॉट लाइबल होता तो क्या होता जी। ठीक है, तीसरा लिखो यहां पे, तीसरा क्या निकल के आ रहा है? एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया।
तो ये तो एग्जम्प्ट है जी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहां पे लास्ट में निकल के आएगा डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यहां पे है आपका 50,000 माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 10,000। अब ये 10,000 कैसे जी? 50,000 का 20% और 15,000 विच एवर इज लेस, तो ये टोटल जो आएगा वो 40,000 पे आएगा जी। अब यहां पे आपका 40,000 पे चला गया, तो टोटल आपका यहां पे कितना आ रहा है? 10,40,000 पे जी। तो यहां पे जो एनआर के हाथ में टोटल इनकम आएगी वो 10,40,000 पे की आएगी जी। 10,40,000 पे। सर आरटीपी में सिर्फ स्पेशल केस को एक्सप्लेन किया है और डीआर के केस को बेसिक कंडीशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपको बेसिक कंडीशन में एक्सप्लेन करके आनी पड़ेंगी क्योंकि उसी की तो एक्सेप्शन बताओगे ना भाई। जब आप एक बात बताओ, जब भी स्पेशल केस लिखोगे तो एक्सेप्शन तो बताओगे वो किसकी है, तो पहले बेसिक कंडीशन लिखोगे देन एक्सेप्शन लिखोगे। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे प्रेजेंटेशन करने में कोई शॉर्ट टिक नहीं है शॉर्ट टिक भी है, शॉर्ट टिक भी है, और उसके नंबर फिर शॉर्ट मिलेंगे आपको, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे जी। नंबर देखो पूरे लेने हैं तो प्रेजेंटेशन भाई मेरे पूरी करनी पड़ेगी, आप समझो मेरी बात को। इसके अंदर आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें कट शॉर्ट क्या करोगे? बेसिक कंडीशन गायब कर सकते हो बस, ठीक है। बाकी स्पेशल कंडीशन तो लिखनी पड़ेंगी, तो ये प्रेजेंटेशन आपको पूरी देके आनी पड़ेंगी जी। ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन निकल के आ रही है आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चन की, इस तरह से पूरा प्रेजेंट करके आना है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ जी, फटाफट से आओ। अब यहां पे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे जी। सर अगर नहीं लिखा होता कि वो लायबल नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो भी वो तो एनआरई बनता यार, एक बात बताओ, तो भी वो एनआरई बनता ना भाई। सिंपल सी बात है, इनकम तो उसकी 15 लाख तक है तो वैसे ही वो एनआर है भाई, हर केस में वो एनआर है। अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा होती तब मैं सोचता, अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा होती और वो बाहर वाली कंट्री में मान लो पे करने के लायबल होता तो डीम्ड रेजिडेंट तो नहीं बनता, फिर मैं नॉर्मल केस में लेके जाता। बात समझिए, अगर क्वेश्चन चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज होगा, बट यहां तो इनकम ही 15 लाख तक है, तो अगर इनकम ही 15 लाख तक है तो वो वैसे भी हर केस में एनआरई है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। सर टैक्स भी निकाल दें, वो आपकी मर्जी है, उसने पूछा नहीं है टैक्स निकालने के बारे में, आपको टैक्स यहां पे निकालना नहीं है वैसे जी। ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। सर जो इनकम एग्जम्प्ट है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना, बिल्कुल देना, लिखा तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, ठीक है ना, मतलब आपको लिखना तो पड़ेगा ना एग्जम्प्ट है। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, उसके अंदर ये नहीं कि एग्जम्प्ट क्यों है, वो रीजन नहीं देना, बस ये बताना कि ये इनकम जो है वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब यहां पे अगला क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी रेजिडेंशियल स्टेटस का है, बट आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन मैंने सीरीज 1 में कवर किया हुआ है जी। ये वाला क्वेश्चन जो है, जिसने भी सीरीज 1 देखी हुई है, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज 1 जो देखी है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे कवर किया हुआ है। ठीक है। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का है, ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का। अब देखो यहां पे क्या है, मिस्टर एक्स है, इंडिया का रेजिडेंट है, हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, उसकी सैलरी की इनकम दे रखी है कंप्यूटेड। याद आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा है तो ये मान लेना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से माइनस की हुई है, तो दोबारा से माइनस नहीं करनी। उसने ब्रैकेट में लिखा कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी माइनस है। अगर यहां पे कंप्यूटेड वर्ड ना होता और सैलरी लिखा होता फिर हम डिडक्शन माइनस करते। अगर उसने कंप्यूटेड लिख दिया तो मतलब वो डिडक्शन माइनस कर दी है, हमें अलग से कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो जी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, कंप्यूटेड। तो कंप्यूटेड मतलब ऑलरेडी सब सारी डिडक्शन जो माइनस कर दी है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन जयपुर। अब एग्रीकल्चर इनकम लैंड इन जयपुर, वैसे वो एग्जम्प्ट है, जयपुर में है ना, अराइज इन इंडिया, ये वाली इनकम जो एग्जम्प्ट है। फिर उसने बोला एक्सपेंडिचर इंकर फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए आपने खर्चा किया 1,70,000, अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो, एज्यूम करो 45 साल की जाए 70 साल की जाए। अब उसने कहीं नहीं बताया उसने स्कीम कौन सी लेनी है। अब याद है मैंने कहा था कि अगर आपको नहीं बताया कि स्कीम कौन सी लेनी है तो दोनों स्कीम से क्वेश्चन करके आओगे, नॉर्मल स्कीम से भी करके आओगे, डिफॉल्ट स्कीम से भी करके आओगे। और आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन मैंने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में किया था। ये वाला क्वेश्चन भी हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं इसमें करना क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन सुन लो क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनने वाला है जी। आपको दिखा दूंगा इस बार के एग्जाम में कंफर्म ये वाला क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड वाला। मैं ये नहीं कह रहा सेम फिगर बनेगा, फिगर अलग हो सकती है, बट ये बात कंफर्म है कि इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड का। तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, पहली बात ये समझो एप्लीकेबल कब होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल तब होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन क्या निकल के आती है, पहली कंडीशन ये निकल के आती है कि आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल दूं, मैं एग्रीकल्चर इनकम नहीं कह रहा, नेट एग्रीकल्चर इनकम कह रहा हूं कि नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सैलरी की इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो कितनी इनकम है 1080 प्लस में 2.5 लाख, तो भैया एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेट एग्रीकल्चर इनकम 480 में से 170 माइनस करेंगे, अगेन नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा जी। अब जिनको भी पार्शियल इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं इस बार के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, बहुत ध्यान सुन लेना, जिनके भी सितंबर में एग्जाम है बीच, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं था। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। हाँ जी क्या दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस। अच्छा अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो गवर्नमेंट कहती है इस पे लगाना है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल बताओ, नॉर्मल एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, जिस बच्चे ने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं करा वो इस क्वेश्चन में क्या करके आएगा, बस ये बताता हूं। जिसने भी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन में क्या करके आएगा, वो सिंपल सी बात बोल के आएगा कि भाई ये वाली इनकम तो एग्जम्प्ट है, इसको यहां से हटा दो। वो बोलेगा ये वाली इनकम टैक्सेबल है, तो वो क्या करेगा, वो 10,80,000 प्लस में 2.5 लाख, कितना हो गया 13,30,000 रुपये हो गया। अब मान लो वो नॉर्मल स्कीम की बात करेंगे तो नॉर्मल स्कीम में 10 लाख से ऊपर है 3,30,000, तो 3,30,000 रुपए का 30% प्लस में 10 लाख तक 1,12,500, तो 2,11,500 रुपए का टैक्स वो निकाल के आएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे, वो ये काम करके आएगा। बट याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी दी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो उस पर टैक्स निकालने के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज होगा। और ये ऐसा मेथड है जिससे एग्रीकल्चर इनकम पर भी इनडायरेक्टली टैक्स लग जाता है जी। और वो कैसे टैक्स लगता है, याद है किसी को, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के 3 स्टेप थे। अब स्टेप नंबर वन में क्या था, गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करने के बाद उस इनकम पे टैक्स निकाल दो। तो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें 1080 प्लस में 2.5 लाख ये जोड़ दिया और फिर 4,80,000 में से 170 माइनस करके नेट इनकम बची 3,10,000 पे, तो 3,10 को भी इसमें जोड़ दिया, फिर आपने टैक्स निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 10,80,000 दे रखे हैं, यहाँ पे 2.5 लाख दे रखा है, यहाँ पे 3,10,000 दे रखा है, तो इनकम यहाँ पे कितनी आ रही है जी, इनकम यहाँ पे आ रही है 16,40,000। इनकम कितनी आ रही है, 16,40,000 पे निकल के आ रही है, 16,40,000 आ रही है। अब 10 लाख से कितनी ज्यादा है जी, 6,40,000, उसका 30% प्लस में 10 लाख तक 1,12,500, ये टैक्स बनेगा 3,04,500 रुपए का, ये टैक्स बनेगा स्टेप नंबर 1 में।
फिर याद करो स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 है जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ देना। मैं दोबारा बोलूंगा, जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के इन दोनों को जोड़ के फिर टैक्स निकालना है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 310 है। अब 310 में एग्जम्पशन लिमिट अगर 45 साल का है और नॉर्मल स्कीम है तो 310 में 2.5 लाख जोड़ देते हैं जी। अब अगर मैं 310 में 2.5 लाख जोड़ दूंगा तो इनकम आ गई 5,60,000। 5 लाख से कितने ऊपर है 60,000, उसका 20% फिर 12,500, तो ये 24,500 रुपए का टैक्स आ गया जी। स्टेप नंबर 2 में 24,500 का टैक्स आ गया। नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, इनको जोड़ने के बाद ये टैक्स आ गया। अब यहां पे 3,04,500 में से 24,500 मैंने माइनस कर दिया तो 2,80,000 रुपए का टैक्स आ गया। इसमें यहां पे 4% सेस जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 2,91,200 रुपए फाइनल टैक्स आएगा, अगर इस पर्सन ने नॉर्मल स्कीम ली है और पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पे चेक करना 2,91,200 अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करता हूं, ये तो डिफॉल्ट स्कीम से निकाल रखा है, तो हम नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। अगर नॉर्मल स्कीम से मैं क्वेश्चन करता हूं, यहां पे यहां पे है नॉर्मल स्कीम से अगर मैं क्वेश्चन करूं, ये देखो जी 2,91,200 रुपए ये टैक्स निकाल रखा है। अगर ये पर्सन जो है वो नॉर्मल स्कीम से क्वेश्चन करे तो 2,91,200 रुपए ये टैक्स निकल के आ रहे हैं। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरे सामने इंटेलिजेंट बैठे हैं। एक बच्चे को तो नींद आ रही है, सो जा बेटे सो जा, कोई बात नहीं, पेपर क्या है, पेपर कोई दिक्कत ही नहीं है। मई से सितंबर, सितंबर से जनवरी, फिर मई, फिर सितंबर, फिर अब तो वैसे भी साल में 3 बार हो गए। आराम से नींद पूरी करो, 6-6 घंटे सो जाओ। नालायक नहीं के ठंडे हो गए क्या तुम? मतलब आग वाग नहीं लग रही क्या तुम्हारे अंदर के मेरे को एग्जाम निकालने हैं? इधर सुनो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन अगर तुम कायदे से देखो, अगर मान लो मैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगा रहा था, अगर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा तो आप यहां पे देख लो, आपका यहां पे जो टैक्स निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है जी? आपका यहां पे जो टैक्स निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? यहां पर हमने निकाला था 2,11,000 समथिंग। अगर मैं चेक करूंगा 2,11,000 समथिंग, ये देखो जी 2,11,500 अगर मैं सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे लगा रहा था। आप समझ रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग रहा है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब बस अगला 70 साल मान के करना है ये नॉर्मल स्कीम से, फिर सेम डिफॉल्ट स्कीम से करना है। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कैसे हैं? पहले दोनों करने हैं नॉर्मल स्कीम से, फिर दोनों करने हैं डिफॉल्ट स्कीम से, आपके आंसर आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और देखो प्रेजेंटेशन देखो जी, प्रेजेंटेशन वही, पहले तो आप इनकम निकालोगे, इनकम कितनी आ रही है, फिर वही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। वैसे हमने 3 स्टेप में काम खत्म कर दिया था, इन्होंने अलग अलग स्टेप बना रखे हैं। 3 स्टेप में भी काम खत्म कर सकती हो। पहले ये टैक्स निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, इसमें से ये माइनस करके यहीं पे 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आपके सामने आ गया जी। हाँ जी, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर वैसे 100% चांसेस हैं, वैसे चांसेस नहीं है, 100% चांसेस हैं इस बार के एग्जाम में आने में। मैं दोबारा बोल दूं, डिट्टो नहीं बनेगा बट बनेगा जरूर। वो तुम्हें क्वेश्चन में कंफर्म एक नॉर्मल क्वेश्चन में वो एग्रीकल्चर इनकम घुसाएगा और फिर वो तुमसे बोलेगा इसका टैक्स निकाल के बताओ जी। तो वैसे चांसेस नहीं, 100% चांसेस हैं इस बार के एग्जाम में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड वाला क्वेश्चन बनने के। बस ये पर ध्यान दो जी। डन? क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का जी? चलो, तो अगर पार्शियल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बन गया तो बताओ कैसे पहचान करोगे? बताओ जल्दी बताओ कैसे पहचान करोगे? अगर पार्शियल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बन गया कैसे पहचान करोगे? तो मैं क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से निकालो। बिल्कुल सोनाली, बिल्कुल 100% है। तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि भैया यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन से निकालो, वो तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है। वो खुद फाइंड आउट कैसे करोगे जी? जल्दी बोलो, वो खुद फाइंड आउट कैसे करोगे? वो फाइंड आउट इस तरह से करोगे कि पहले उस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी दी हो, उस क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी हो, और फिर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, फिर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अपने आप ही लग जाएगा। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो अब एक पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर आते हैं जी। अब यहां पर इसी में ही एक क्वेश्चन यहां पे और जो मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह का क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि वो तुमसे 3 नंबर के अंदर एग्जाम में टेस्टिंग कर सकते हैं जी। वो तुमसे 3 नंबर के अंदर एग्जाम में टेस्टिंग कर सकता है। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन कौन सा है। वैसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी काफी बार किया है और रिवीजन क्लास के अंदर भी किया हुआ है जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब वो कह रहा है मिस्टर शर्मा है, एज उसकी 62 साल की है, ठीक है, रेजिडेंट है इंडिया का, उसकी टोटल इनकम 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। उसमें 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 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल 12.5% 112 वाले 52 लाख रुपए के हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% 111 वाले 64 लाख के हैं, और अदर इनकम जो है वो 1 करोड़ 14 लाख की है। अब वो कह रहे हैं इसका फाइनल टैक्स निकाल दो, दोनों स्कीम से निकाल दो जी, दोनों स्कीम से निकाल दो। याद है कुछ कैसे करते थे क्वेश्चन? अगर ये 3 नंबर के अंदर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, याद है कुछ कैसे करते थे? जल्दी बोलो फटाफट से, याद है कुछ कैसे करते थे? बताओ कैसे करते थे? यहां पे जल्दी बोलो कैसे करते थे। पहले हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल टैक्स निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले दिमाग में सरचार्ज वाला पॉइंट भूल ही जाओ, पहले दिमाग में सरचार्ज वाला पॉइंट भूल ही जाओ। नॉर्मल टैक्स निकालेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 52 लाख है, 12.5% अलग लगा दो, ठीक है। फिर यहां पे शॉर्ट टर्म गेन 64 लाख रुपए, 20% अलग लगा दो। फिर जो तुम्हारी अदर इनकम बची, इस अदर इनकम पे स्लैब रेट लगा दो। अदर इनकम पे क्या कर दो, स्लैब रेट लगा दो। टैक्स निकाल दिया। गलती से भी सारी इनकम जोड़ के स्लैब रेट मत लगा देना, क्योंकि भैया स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट है। मैं दोबारा बोल दूं, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट है। अब अगर स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट है तो गलती से भी यहां पे सारी इनकम पे स्लैब रेट मत लगा देना, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है कि पहले स्पेशल पे स्पेशल, फिर उस पे लगा दिया। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से बताओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अगला क्या करोगे? अब सरचार्ज। अब अगर सरचार्ज लगाना है तो सारे बच्चे बताओ सरचार्ज कैसे लगेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, सरचार्ज कैसे लगेगा? भाई तुमने टैक्स निकाल दिया, अब तुमने क्या किया, प्रेजेंटेशन तुम्हारे पल्ले पड़ी है इसकी, कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप टैक्स निकालोगे। टैक्स कैसे निकालोगे? पहले यहां पे वही टैक्स ऑन LTCG 112, ये टैक्स निकाल दिया। फिर यहां पर क्या करोगे, टैक्स ऑन LTCG 112A, इसमें पता कैसे करोगे, ये जो इनकम है इसमें से 1,25,000 रुपए माइनस कर दोगे। फिर यहां पे मान लो 12.5% जो है उसका टैक्स निकाल दिया, ठीक है ना। फिर यहां पे आपने कर दिया टैक्स ऑन अदर इनकम स्लैब रेट से, ये टैक्स निकाल दिया। अब ये तुम्हारा फाइनल टैक्स आ गया इनको जोड़ के। अब बताओ क्या करोगे? अब लगाएंगे सरचार्ज। अब लगाएंगे सरचार्ज। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, इस क्वेश्चन में तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है? 2 करोड़ से ऊपर है। ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर दिया हुआ है, उसमें टोटल इनकम 6.5 करोड़ है। अब सोच के बोलना, अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, चाहे नॉर्मल स्कीम लो चाहे डिफॉल्ट स्कीम लो, 25% सरचार्ज लगना ही चाहिए, क्योंकि इनकम तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पे 37% सरचार्ज लगना चाहिए अगर नॉर्मल स्कीम ली है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 25% लगना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 37% वाला रेट ही नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 25% सरचार्ज लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा था जो तुम्हारी स्पेशल इनकम होगी उस पर हाईएस्ट लगेगा 15। अब सरचार्ज के लिए स्पेशल इनकम अलग है। मैं दोबारा बोल दूं, टैक्स निकालने के लिए स्पेशल इनकम अलग है, सरचार्ज के लिए स्पेशल इनकम अलग है। अरे सरचार्ज के लिए स्पेशल इनकम कौन कौन सी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम। ये 4 इनकम जो है ये सरचार्ज के लिए स्पेशल इनकम है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, तो इन पर 15 से ऊपर तो लग ही नहीं सकता। तो भैया 52 लाख का जो टैक्स आएगा 15% सरचार्ज, 64 लाख का जो आएगा 15% सरचार्ज। अब जो अदर इनकम बचे उस पर कितना लगेगा? याद करो, फिर मैंने कहा था अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ तक है, अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो वहां पर भी 15% सरचार्ज है, और अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है फिर वहां 25% है। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें इनकम तुम्हारी अदर इनकम 5 करोड़ 30 लाख है, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 25% लगेगा, नॉर्मल स्कीम वाले केस में 37% लगेगा।
बट यहां पे मेरी अदर इनकम 1,14,00,000 है। तो अगर इनकम 1,14,00,000 है, 2 करोड़ तक है, चाहे कोई भी स्कीम लोगे, 25% सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तुम्हारी इनकम 2 करोड़ तक है। तो भैया सारे टैक्स पे 15% सरचार्ज ही लगाना है, बस स्लैब रेट का फर्क है जी। जो पेश प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चे, इसमें तो कोई प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तुमने निकाल दिया, ठीक है, ये टैक्स आ गया। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे ऐड करोगे, यहां पे ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, सरचार्ज। अब यहां पे क्या लगाओगे, सरचार्ज ऑन स्पेशल इनकम 15%, जितना स्पेशल इनकम वाला टैक्स होगा। फिर यहां पे एप्लीकेबल करोगे सरचार्ज ऑन अदर इनकम। अब यहां पे 25 या 15 जो भी लगना है, ठीक है, यहां पे मान लो 25 या 15 जो भी आपका यहां पे लगना है जी, ठीक है। तो यहां पे आपका निकल के आएगा, कहां गया, हाँ, यहां पे आपका फिर सरचार्ज ऑन अदर इनकम। अब यहां पे 25 लगना है, 25, तो यहां पे उसका ये सरचार्ज आ गया, ये सरचार्ज आ गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, अब ये टैक्स प्लस में सरचार्ज आ गया। अब इसमें एमआर तो निकालना नहीं, एमआर का तो हमारा काम ही नहीं है, प्लस में 4% सेस करके ये फाइनल टैक्स आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट कैलकुलेशन तो है, बल्कि इसमें तो प्रेजेंटेशन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है, सिंपल। पहले सबका टैक्स निकाल दिया, फिर उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया, फिर फाइनल टैक्स निकाल दिया राउंड ऑफ करने के बाद। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दे रहा हूं जो तुम्हारा होमवर्क है। ये क्वेश्चन वैसे हमने किया हुआ है सीरीज 1 के अंदर, बट सीरीज 1 पता नहीं मुझे कितने बच्चों ने देखी है, कितने बच्चों ने नहीं देखी है, बट मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा। मैं बता दूं, जो सीरीज 1 में क्वेश्चन हो चुके हैं वो सीरीज 2 में नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज 2 में कुछ अलग क्वेश्चन करने हैं, हमें एडिशनल प्रैक्टिस करनी है। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन, ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला ये क्वेश्चन आपने विद प्रेजेंटेशन इसका आंसर निकालना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर इसी वीडियो के कमेंट में आपने मुझे बताना है इस क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगा। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आप ये मान लो कि 10 से 12 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पढ़ भी लेना है, लिख भी लेना है, प्रेजेंटेशन भी ओके हो, तो 12 मिनट मैक्सिमम ये क्वेश्चन को मिलने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। सर नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ नहीं होता? हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है जी। सेम ईयर में तो कोई, सेम ईयर में किसी भी हेड से कर लो सैलरी को छोड़ के। हाँ ये कुछ नहीं, ये आरटीपी का नहीं है, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, जो 8 मॉडल टेस्ट पेपर है, 8 मॉडल टेस्ट पेपर, ये उसका क्वेश्चन है। वैसे सीजन 1 में हमने कवर कर रखा है जी, ये मॉडल टेस्ट पेपर में है जी, मॉडल टेस्ट पेपर में है, पेज नंबर है 182, पेज नंबर जो है 182 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जी। सर अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होगी ना? क्यों एग्जाम्प्ट होगी? वहीं तो लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन, नालायक। अच्छा ना हो, हाँ फिर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, फिर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चर पे नहीं लगेगा जी। ठीक है जी, चलो अब ये वाला क्वेश्चन अभी आपने अभी बैठ के करना है जी। अभी 15 मिनट लगा दो, इस क्वेश्चन को विद प्रेजेंटेशन पढ़ो, सोल्व करो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ ये क्वेश्चन करने में जेन्युइन तुम्हें कितना टाइम लगा, और वही प्रेजेंटेशन करना भी जो तुम्हें एग्जाम में देनी है। जो गंद मारना ना, ये मान लो कि वही गंद तुम एग्जाम के अंदर मारोगे, तो जो तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है वही तुम्हें प्रेजेंटेशन अभी मुझे करके बतानी है, कितना टाइम तुम्हें लगे। ठीक है, अच्छा कल क्या करेंगे? कल भी हम कुछ क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस के कर सकते हैं, और फिर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों की आपने रिवीजन करके चलनी है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास मेरी सेम टाइम, वही 9 बजे मिलेंगे जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।